हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू आर डूइंग वेल। तो अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं जेकेसीसी वाले, तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो आज जीएस कंपोनेंट, आपको जीएस कंपोनेंट का, जीएस जो कंपोनेंट है उसका एक मेन कंपोनेंट में लाया हूँ, इंडियन पॉलिटी। जो इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लाया हूँ जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ उसके अलावा भी मैं कुछ और डिस्कशन करूँगा इसके एक्स्ट्रा, तो ये सब आपके लिए यूज़फुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। तो प्लीज़ देखें, क्वेश्चन को सुने और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंडियन पॉलिटी का। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको कहाँ से लाया गया है, उसका जो कंसेप्ट है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल, हम बोलते हैं कि प्रीएम्बल 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 क्या होता है? प्रीएम्बल होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी कहा जाता है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो प्रीएम्बल क्या होता है कि हम प्रीएम्बल, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, कौन से राइट्स हमें मिलते हैं, कौन सी राइट्स की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसको बोलता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसको प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो प्रीएम्बल का बोल रहा है कि क्वेश्चन जो प्रीएम्बल हमने लाया कहाँ से, तो इसका जो आंसर है यूएसए। यूएसए से हमने प्रीएम्बल का कंसेप्ट जो लाया है। लेकिन प्रीएम्बल जो है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो कहाँ से लाई है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने लैंग्वेज लाई है प्रीएम्बल की, और जो कंसेप्ट है प्रीएम्बल का वो हमने यूएसए से लाया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, यूएसए। तो मैंने प्रीएम्बल के बारे में आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। एक इंडिया का एक इकोनॉमिस्ट था एन के पालगीवाला, उसने इसको कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रीएम्बल को इंडिया के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, किसके नाम से? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, उसका जो आंसर है यूएसए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिगार्डेड हैज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कितने हमारे? 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अब कितने हैं हमारे पास? अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड किया गया है, उसको एक लीगल राइट बना दिया है। तो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस क्या होता है? अगर फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। लेकिन लीगल राइट, अगर हमारे पास लीगल राइट है, अगर वो वायलेट हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी रिट है जिसको लिबर्टी ऑफ ए पर्सन भी कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 आपने याद रखना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 के अंदर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर हमारे 5 तरह की रिट्स है, 5 तरह की रिट्स इश्यू की जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, उसमें से कौन कौन सी रिट्स है? एक होती है मैंडेमस, एक होती है हैबियस कॉर्पस, एक होती है सर्शरी, एक होती है प्रोहिबिशन, और 5वीं रिट होती है क्यो वारंटो। ठीक है, ये 5 तरह की रिट्स को सुप्रीम कोर्ट इशू करता है जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को क्या बोला गया? जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो उसने इस आर्टिकल 30 को क्या बोला है? इस आर्टिकल 30 को उसने क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 के थ्रू, आर्टिकल 30 जो 32 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू करती है। ठीक है, और 5 तरह की रिट्स इशू मैंने आपको बोला मैंडेमस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वी कमांड। ये कौन सी रिट होती है? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक रिट इशू करती है, उसको बोलते हैं मैंडेमस। इसी तरीके से जो सरशरी क्या होती है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस वो रिट होती है, किसी भी इंसान को डिटेन किया जाता है, उसको डिटेन किया जाता है तो कोर्ट कौन सी रिट इशू करता है? हैबियस कॉर्पस। तो इस वाली रिट को क्या बोला जाता है? बुल मार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। किसी भी इंसान को आप किडनैप करते हो तो कोर्ट क्या बोला जाता है? कोर्ट बोला जाता है कि किसी भी इंसान को आपने किडनैप किया है तो 24 आवर्स के अंदर उसको मेरे सामने पेश किया जाए।
वो होते हैं हैबियस कॉर्पस। सर्शरी और प्रोहिबिशन ये दो तरह की रिट्स होती है। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इश्यू करता है, ठीक है। और एक पांचवी रिट होती है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है वर्ट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर ज़बरदस्ती किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे अपने आप को ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठा दिया तो उसमें जो रिट इशू की जाती है उसको बोलते हैं क्यू वारंटो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट को क्या बोला जाता है? लिबर्टी ऑफ ए पर्सन या बुल मार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि हमारा उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में याद रखना। हाई कोर्ट जो फंडामेंटल राइट जब हमारे वायलेशन हो रहा तो हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो आर्टिकल 226 आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स, और आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड में पावर की बात की जाए तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है फंडामेंटल रिट इशू करने के मुकाबले में। जो हमारा हाई कोर्ट होता है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उस पर रिट इशू करेगा। अगर इसके अलावा भी कुछ हमारा वायलेट हो रहा है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स, तो आपने क्या याद रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है और हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर, लेकिन हाई कोर्ट दूसरी चीज़ों के ऊपर भी रिट्स इशू करता है। तो इस कहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कम है और हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है जब आप रिट्स की बात करते हो, ठीक है। ये था दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर था हमारे पास बी पार्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51, वहां पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिलेंगे। कुछ गांधीयन के मिलेंगे, कुछ लिबरल के मिलेंगे और कुछ सोशलिस्ट के मिलेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? किसी भी स्टेट को आपने किस तरीके से रन करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ डायरेक्शन दी हुई है, उनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल मैंने बोला 36 से 51 पार्ट 4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर जस्टिएबल होते हैं, नॉन जस्टिएबल होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, एक चीज होती है जस्टिएबल, एक होती है नॉन जस्टिएबल। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिएबल है। अगर फंडामेंटल राइट हमारे वायलेट हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर वायलेशन हो रही है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिएबल कहने का मतलब है हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हमने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? नॉन जस्टिएबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। यह था आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। मैंने आपको बोला कि जो हमारे फंडामेंटल राइट कितने, 7 फंडामेंटल राइट थे हमारे पास। उसके बाद एक फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बना दिया, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले फंडामेंटल राइट्स था। उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड किया और उसको बना दिया लीगल राइट। अगर आपको राइट टू प्रॉपर्टी अगर देखना होगा तो आर्टिकल 30A पार्ट 12 के अंदर मिलेगा, और ये लीगल राइट है। ये क्या है? लीगल राइट है। तो फंडामेंटल राइट हमने कहां से लाए थे? यूएसए से लाए थे। कौन से पार्ट में मिलेंगे? पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 36 के अंदर मिलेंगे आपको फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23-24, ये फंडामेंटल राइट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, तो ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट। तो याद रखना फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाए कहां से? यूएसए से लाए गए। कितने टोटल हमारे पास? 6 टोटल है। और राइट टू प्रॉपर्टी को अब एक्सक्लूड किया गया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया है? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इट इज ए लीगल राइट। तो मैंने आपको बोला कि लीगल राइट के बीच में और फंडामेंटल राइट के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 32 के थ्रू करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के थ्रू हम जाएंगे हम हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट। लेकिन लीगल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1940, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए के अंदर ढाला गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो आज फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और अमेंडमेंट हुई। वो अमेंडमेंट हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटीज को और ऐड किया गया। वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? हमने एजुकेशन दी थी, फ्री एंड फेयर एजुकेशन देना था हमने 4 साल से लेकर 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी थी। तो ये हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी। और वहाँ पे यही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से एक फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी और एक फंडामेंटल राइट भी बना था आर्टिकल 21 ए। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर इसका क्या है कि कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन दी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंडेशन दी थी। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट कौन सा है? 4 ए और आर्टिकल 51 ए। ठीक है, तो ये इस कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन दी थी। कब की थी? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है? हमारा जो इंडिया है ना, 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर कौन सी है? इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर 3 चीजों का होना कंपलसरी। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, एक होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीन चीजें जहां पर होगी वो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं? हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। और एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और उस कॉलेज के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर उसमें होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी, दिल्ली एंड पौंडुचेरी के ये मेंबर होते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो क्या इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता। उसके बाद एक बात और दूसरी बात क्या है? जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है और लोकसभा के अंदर 2 लोगों को अपॉइंट कर रहा था। लेकिन अब रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें लोकसभा के जो 2 मेंबर थे उनको अब प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन वो है सबसे पहले जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और नॉमिनेटेड मेंबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी पार्ट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। अभी आपको मैंने बोला कि इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या चीज आती है? लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है नॉमिनल हेड।
प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है, नॉमिनल हेड। लोकसभा से कोई बिल पास होगा, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास बिल होगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा तो बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा, इसलिए इसको बोला जाता है। तो जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये था। आगे हमारा क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, गलत। मनी बिल के रिलेटेड जितनी भी पावर होती है वो किसके पास होती है, लोकसभा के स्पीकर के पास। वो ही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल है। आर्टिकल 110 110 आर्टिकल पढ़ोगे आप उसके अंदर मनी बिल के अंदर, तो मनी बिल से रिलेटेड जो भी पावर होती है किसके पास होती है, लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। तो मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, नहीं। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मनी बिल को हमेशा लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इंट्रोड्यूस कौन करता है, उसको स्पीकर करता है, किसकी कहने पे, प्रेसिडेंट के कहने पे। मनी बिल के रिलेटेड जितनी भी पावर होती है वो किसके पास होती है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होता है। और मनी बिल राज्यसभा लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा के पास भी जाता है। तो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है, लिमिटेड टाइम होता है, 14 डेज दी जाती है राज्यसभा को। उस बिल के अंदर कोई चेंजिंग करनी है या उस बिल के अंदर चेंज नहीं करना है, लेकिन उसके पास, राज्यसभा के पास इसके रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है। उसको 14 डेज के अंदर बिल को रिटर्न करना पड़ता है लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के पास। तो कहने का मतलब क्या है कि मनी बिल इसके रिलेटेड जो भी पावर होती है किसके पास होती है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है मनी बिल के रिलेटेड। ओके, 10th क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ। तो सबसे पहले इमरजेंसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18 पार्ट में 3 तरह की इमरजेंसी पढ़ोगे आप। एक नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352, एक होती है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, और एक होता है हमारे पास फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360। 3 तरह की इमरजेंसी पढ़ोगे, 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल। ठीक है, अब क्या बोल रहा क्वेश्चन कि नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कब डिक्लेयर करता है, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड ऑल ऑफ द अबो मेंशन रीजंस। तो तीनों रीजन जब पॉसिबल होते हैं तो उसी टाइम प्रेसिडेंट क्या करता है, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है। तो याद रखना नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, इंटरनल इमरजेंसी भी हो सकती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी भी हो सकती है। देश के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है और देश से बाहर कोई वॉर करेगा हम पे ऊपर, तो हम नेशनल इमरजेंसी लगवाते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर तीन टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है। कब लगी है, 1962 चाइना के साथ, 1971 पाकिस्तान के साथ, और 1975 जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी। तो इंडिया के अंदर 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, किसके कहने पे, कैबिनेट मेंबर के कहने पे। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि जो आर्म्ड रिबेलियन था, आर्म्ड रिबेलियन को पहले इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इंटरनल इमरजेंसी। उसके बाद इसको अमेंड किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर, जो इंटरनल इमरजेंसी के प्रोविजन को अमेंड किया गया, उसका नाम क्या रखा, आर्म्ड रिबेलियन। क्या रखा, आर्म्ड रिबेलियन। तो अब हम एग्जाम के अंदर आपको आएगा कि आर्म्ड रिबेलियन जो था वो कब अमेंडमेंट की गई इसकी, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर। तो ये 3 चीजें जब होगी तो उस टाइम प्रेसिडेंट हमारा डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी। तो दूसरी इमरजेंसी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट रूल, जब स्टेट के अंदर स्टेट मशीनरी फेल हो गई है, स्टेट के अंदर जो स्टेट रन कर रही है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट क्या करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाता है। उसको बोलते हैं आर्टिकल 356। तो इंडिया के अंदर पहली दफा प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब स्टेट के अंदर। कब लगा था, 1951 के अंदर। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो इमरजेंसी मैंने आपको बोला आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी, पैसे के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम प्रेसिडेंट क्या करता है, डिक्लेयर करता है फाइनेंस इमरजेंसी। इंडिया के अंदर अभी तक फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। एक दफा मौका आया था लगने का इमरजेंसी, फाइनेंस क्राइसिस आए थे 1990s के दौरान, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था। ठीक है, तो फाइनेंस इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम लगी है और प्रेसिडेंट रूल लगता रहता है। तो पहली जो स्टेट थी वो पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद
11th क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड कौन सा नहीं है? सबसे पहले आपको याद रखना कि हमारा पार्ट 15 आर्टिकल 324 डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि इलेक्शन करवाने। किस किस के इलेक्शन करवाने? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने और स्टेट असेंबली के इलेक्शन करवाने का काम कौन होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता। तो एक बात आप याद रखना को जो पंचायत और म्यूनसिपलिटी जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, वो कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन करवाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन? टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन सिंबल, टू सेटल द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस, टू कंडक्ट इलेक्शंस पीसफुली। तो ये जो B-C-D ये 3 पार्ट है, ये इलेक्शन कमीशन करवाता है, लेकिन टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, इसकी पावर ये नहीं है। तो क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो होगा ए पार्ट। तो याद रखना, मैंने आपको बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन करवाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 जो आर्टिकल इसको पावर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए पार्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट होती है, ठीक है, कुछ चेंजिंग आती है टाइम टू टाइम, सिचुएशन जैसे सिचुएशन आएगी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। तो कौन सा आर्टिकल है? 368 आर्टिकल के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होती है। तो 3 तरह की अमेंडमेंट होती है, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी से, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। जिस तरीके से GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये इसको स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट से इसको पास करना था। तो 3 तरह की अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजिंग लानी होगी तो एक ही आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 368, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया सी पार्ट, 368 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन हैज बीन अबॉलिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कानून हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, हमने खुद बनाई है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि प्लानिंग कमीशन कब अबॉलिश किया गया? तो प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कब किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अबॉलिश किया गया। तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आया। तो नीति आयोग की फाउंडेशन कब हुई? 1 जनवरी 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग से। तो काम क्या होता है इनका? प्लानिंग कमीशन कहने का मतलब जैसे आपने पढ़े होंगे 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे, 5 ईयर प्लान, 5 साल हम लोग क्या कर रहे थे? कोई प्लान बना रहे थे, किस तरीके से हमने क्या चीज़ें करनी है। तो काम यही है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का काम सेम है, लेकिन इसका नाम चेंज किया। तो क्वेश्चन को हो रहा है कि किस प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम चेंज किया? नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो इसकी अप्रोच है ना, बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप इसकी अप्रोच है काम करने की। और जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप टू बॉटम था। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? नरेंद्र मोदी फाउंडेशन कब हुई? 1 जनवरी 2015। किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। ये इसको एक थिंक टैंक है, नीति आयोग इज ए थिंक टैंक। हमारी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनती है देश की वो नीति आयोग के अंदर ही बनती है, जिसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन। कौन से शेड्यूल के अंदर? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 246 पढ़ोगे तो आर्टिकल 246 के अंदर कुछ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, स्टेट और सेंटर के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पावर कहने का मतलब है किस सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट लॉ बनाएगी, किसके ऊपर सेंटर लॉ बनाएगी। ठीक है, कौन सी चीज़ें जहाँ पर दोनों इकट्ठा लॉ बनाएगी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बोला कि सेंटर किसके ऊपर लॉ बनाती है, डिफेंस सिस्टम हमारा हो गया, डिफेंस के ऊपर जो भी लॉ बनाएगा वो सेंटर बनाएगा, तो उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, जहाँ पर कौन सा सेंटर लॉ बनाएगा। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट होती है जहाँ पर स्टेट वाले लोग स्टेट असेंबली लॉ बनाती है, जैसे हमारा पुलिस हो गया। ठीक है,
पुलिस के ऊपर स्टेट होती है, पुलिस जो होती है वो स्टेट लॉ मतलब स्टेट लिस्ट में आती है। कुछ होती है कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पर यूनियन भी काम करती है, यूनियन भी लॉ बनाती है और स्टेट भी लॉ बनाती है। जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो लिस्टें हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किसके पास क्या पावर है लॉ बनाने की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के अंदर आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो याद रखना, यूनियन लिस्ट में कौन कानून बनाएगा, यूनियन, सेंटर स्टेट पे कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट होगी, उसके अंदर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बनाती है। ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट हो गया, डिफेंस हो गया, पॉपुलेशन के ऊपर बनाना है, फॉरेस्ट के ऊपर बनाना है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर ये लॉ बनाते हैं। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल है, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे 8th शेड्यूल के अंदर क्या हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। हमारा आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, राइट आर्टिकल 7 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 और 80 के बीच में किसकी बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। तो उसमें से एक आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 17 डील्स विद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है कौन सा, आर्टिकल 17। ठीक है, इसको बोलते हैं द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। उसके बाद इसको भी अमेंड किया गया, अब इसका नाम है सिविल राइट्स प्रोहिबिशन एक्ट 19। ठीक है, तो आर्टिकल जो 17 किसके बारे में डील करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स से। तो होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू।